नमस्कार, मैं हूं अजय। सबसे पहले सबसे दमदार खबर आ रही है बांदा से, जहां पर दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान युवकों का खतरनाक स्टंट करने का वीडियो सामने आया है। बांदा से विसर्जन के दौरान ये खतरनाक करतब की तस्वीरें। मुंह में पेट्रोल भरकर आग फूंकते दिखे युवक। स्टंट में एक युवक के सिर में भी आग लग गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बुझाई आग, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। देखिए तो किस तरीके से यहां स्टंट करते नजर आ रहे हैं बांदा में लोग। दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान, मूर्ति विसर्जन के दौरान मुंह में पेट्रोल भरकर आग निकलने का स्टंट। खतरनाक खेल, जान से खिलवाड़। ग्रेटर नोएडा में भी आग का तांडव दिखा है। यहां पर कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। ग्रेटर नोएडा में ये आग बड़ी हो गई। कबाड़ के गोदाम में चारों तरफ अफरा तफरी, आसमान में धुएं का बादल। आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की वजह का पता नहीं है। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। ग्रेटर नोएडा से ये तस्वीर। कई घंटे तक यूं ही आग फैली रही, धू धू कर जलता रहा कबाड़ का गोदाम। चारों तरफ धुआं ही धुआं, आग का गुबार। ग्रेटर नोएडा में घंटों की मशक्कत लगी इस आग पर काबू पाने में। लाखों का सामान जलकर खाक। कई घंटों तक आग को बुझाने की कोशिशें चलती रही, मगर आग कुछ इस कदर फैली थी कबाड़ के गोदाम में, जहां ज्यादातर चीजें ज्वलनशील थी। आग को बुझाने में भारी परेशानी आई। घंटों तक यूं ही आग का तांडव चलता रहा। अमित सिंह हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, तो अब क्या स्थिति है? देखिए, आपको बता दूं कि लगभग 1 घंटा पहले एक कबाड़ के गोदाम में आग लग गई थी। आग इतनी भीषण थी कि बहुत तेजी से जलने लगी और आसपास भी जो धुआं फैल गया। आसमान में काले बादल से छाने लगे धुएं के। तो उसके बाद फायर की गाड़ी को सूचना दी गई। फायर की गाड़ी जब मौके पहुंची तो आग बुझाने का प्रयास किया गया। तो लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अब आग पर काबू पा लिया गया है। जांच में यह पता लगा कि जो पास में ही बिजली के केबल निकल के जा रहे थे, जिनमें शॉर्ट सर्किट हो गया था, जिसके चलते झाड़ियों में आग लग गई। फिर धीरे धीरे आग बढ़ती हुई गोदाम में पहुंच गई और जिसमें पूरे गोदाम को चपेट में ले लिया। लगभग लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है, लेकिन फायर की गाड़ी ने, दमकल की गाड़ी ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। अभी किसी जनहानि की सूचना नहीं है। जी अजय। तो ग्रेटर नोएडा से ये आग की तस्वीर। घंटों की मशक्कत के बाद पाया जा सका इस आग पर काबू। कबाड़ के गोदाम में लगी थी आग। कानपुर में पनकी हाईवे पर एक लोडर बेलगाम होकर पलट गया और उसमें इसके बाद आग लग गई। पनकी हाईवे पर यह हादसा हुआ। तेज रफ्तार लोडर बेकाबू होकर पलटा और उसके बाद इसमें आग कैसे लगी ये देखिए। अफरा तफरी मच गई यहां पर पनकी थाना मामले इलाके में। कानपुर के लोडर के पलटने के बाद कैसे आग भड़क गई। तेज रफ्तार लोडर बेकाबू होकर पलट गया सड़क किनारे और फिर आग भड़क गई। महोबा में डीएम ने नहर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। स्थलीय निरीक्षण में जेसीबी से नहर की अधूरी सफाई पर डीएम ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने सिंचाई विभाग के जेई विवेक गुप्ता को जमकर फटकार लगाई। कहा कि ठीक से काम नहीं होने पर केस दर्ज करने का आदेश भी दिया है। यहां रायपुरा जलाशय से निकलने वाली नहरों की सफाई कराई जा रही थी। कलेक्ट्रेट में मीटिंग के दौरान अवर अभियंता ने फर्जी एमबी तैयार कर कुछ ही दिनों में काम पूरा दिखा दिया था। इस गड़बड़ी को भांपते हुए डीएम ने मौके पर जाकर के सभी इस पूरे काम का जायजा लिया और सिंचाई विभाग के जेयू को जमकर लताड़ लगाई। डीएम ने इन ठेकेदारों के पेमेंट पर रोक लगा दी है। डीएम के इस एक्शन से हड़कंप है। कोई चेक नहीं करने आएगा तो ये बिना पूरी ये सब दोनों कैसे हो जाएगा? नहीं हुआ ना। आपने रिपोर्ट कर रखा है कि आपने 8 किलोमीटर कंप्लीट किया है। फिर रिपोर्ट किया, फिर आपने यहाँ पे अभी सबका बना दी। तो आप किस लिए हैं फिर? मेरे सामने क्यों रख रहे हैं? रास्ते में नहीं, अगर मैं मुझे बात करनी होगी तो फिर आप किस लिए हैं? ये बिना इसके कटाए हुए इसमें रिपोर्ट में क्यों आएगी? यहाँ काम कंप्लीट हो गया। तो ये बात कही गई थी, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैं खुद जाके देखूंगा पर्सनली।
कोई चेक नहीं करने आएगा तो ये बिना जनपद में सिल्ट सफाई का कार्य किया जा रहा है और 1 नवंबर से जितनी भी नहरें हमारी हैं उसको संचालित किया जाना है। तो उससे पहले औचक रूप से जो अलग अलग स्थान है हमारे यहाँ जहाँ सिल्ट सफाई रिपोर्ट की जा रही थी उसको मैं स्वयं देख रहा हूँ। अभी जो 2-3 जगहों पे हमने काम देखा है वो असंतोषजनक है। उन सभी के भुगतान पर रोक लगा दी जा रही है। जब तक कि कार्य पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं होगा और इसमें अगर ज़रूरत महसूस होगी तो अन्य वैधानिक कार्रवाई FIR आदि की कार्रवाई भी की जा सकती है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है आजमगढ़ से, जहां पर फेसबुक पर चीटाकशी से नाराज एक महिला ने युवक को थाने में थप्पड़ जड़ दिया। आजमगढ़ से एक खबर है जहां महिला ने मंचले को थप्पड़ जड़ दिया। फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी से नाराज थे। बिलरियागंज थाने में दोनों का आमना सामना हुआ। थाने में SO के सामने ये थप्पड़ जड़ा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। तुमने मेरा फोटो वो फेसबुक कैसे अटैच किया बताओ? नहीं दिखाया तुमने कैसे? बोला कि उसको मैं दिखाता हूँ उसकी आंखें। नहीं दिखाया तुमने कैसे? बोला कि उसको मैं दिखाता हूँ उसकी आंखें हैं। तुम्हारी आंखें में क्या हुआ है बताओ? तुम्हारी आंखों में कुछ हो गया है? तुम्हारी आंखें में क्या हुआ है बताओ? तुम्हारी आंखें में क्या हुआ है बताओ? तुमने मेरा फोटो वो फेसबुक कैसे अटैच किया बताओ? नहीं दिखाया तुमने कैसे? बोला कि उसको मैं दिखाता हूँ उसकी आंखें हैं। तुम्हारी आंखें में क्या हुआ है बताओ? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल कानपुर के घाटमपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार उपेंद्र पासवान के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसे लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये सीट कमला रानी वरुण के निधन से खाली हुई है। वो सरकार में मंत्री थी और कोरोना के चलते उनकी मौत हो गई। 3 नवंबर को यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। जो भी सुरक्षा के मानक हैं उसके अनुरूप सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस फोर्स की आज ब्रीफिंग रखी गई है और जो मंच और डी का निर्माण होता है उसको विशेष रूप से हम लोग देख रहे हैं। इसके अलावा जो वहाँ पर एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उन पर भी नज़र रखी जा रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। 2020 के उपचुनाव के लिए जहां हर पार्टी अपनी एड़ी चोटी का दम लगा रही है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट को बचाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। यही वजह है कि कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी जगह घाटमपुर पर रैली को संबोधित करेंगे और अपने 3 सालों के विकास कार्यों को जनता तक बताएंगे। अब देखना ये होगा कि उनकी सभा के बाद इसका क्या प्रभाव पड़ता है वोटरों पर। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 घाटमपुर कानपुर। और उधर उन्नाव में सीएम योगी के कार्यक्रम स्थल पर अधूरी तैयारियां देखकर मंत्री महेंद्र सिंह का पारा चढ़ गया। मंच की ऊंचाई 4 फीट होने से मंत्री काफी नाराज हो गए और उन्होंने मंच की ऊंचाई 6 फीट करवाई। कार्यक्रम की तैयारी में लगे लोगों को आज रात तक पूरी तरह से मंच तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि चारों तरफ भगवा ही भगवा दिखना चाहिए। आपको बताएं कि कल बांगरमऊ के शांति मिल मैदान में सीएम योगी की जनसभा होनी है, जहां वो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रैली करेंगे। ये समझ लेना, ये मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, कोई मजाक नहीं है। इसको तुरंत आप ठीक करा पाओगे कि नहीं करा पाओगे। और ये मत समझना कि यहाँ के लोग ऐसे बतिया रहे हैं। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ रहूँगा और जितना काम है सब चारों तरफ भगवा और वो सब दिखना चाहिए। ठीक है ना? ये सब मत करना और हमको शाम तक चाहिए। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने फिरोजाबाद के टुंडला विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार प्रेमपाल सिंह धनगर के पक्ष में जनसभा की। इस मौके पर उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की कई उपलब्धियों का बखान करते हुए बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की अपील की। भाषण में संजीव बालियान ने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने इन दलों को मौका परस्त बताते हुए कहा कि ऐसे लोगों से बचकर रहने की जरूरत है। उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों की तारीफ की। कहा कि पहले की सरकार किसानों के हितों का ध्यान नहीं रखती थी, लेकिन मोदी सरकार ने सही मायने में किसानों को आत्मनिर्भर बनाया। देखिए, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना तो उनका फर्ज है, वो उठाएंगे, विपक्षी दल है। लेकिन आप और हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। मैं मुजफ्फरनगर का निवासी हूँ, आप यहाँ के निवासी हैं फिरोजाबाद के। आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि पिछली सरकारों में, इस सरकारों में कितना बड़ा अंतर आया। कहीं ना कहीं अपराध को जड़ से मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन अपराध पर प्रभावी कार्रवाई करना ही सरकार का कर्तव्य है और हर मुकदमे में आपको प्रभावी कार्रवाई मिलेगी। टुंडला विधानसभा उपचुनाव में 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, लेकिन इससे पहले 197 वोटर्स बैलेट पेपर से वोट डाले। ये वो लोग थे जो बुजुर्ग हैं या विकलांग हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी जो कोरोना के चलते होम आइसोलेशन में हैं। फिरोजाबाद के टुंडला उपचुनाव में 197 वोटर्स ने बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग का फैसला किया, जिनको वोट करवाने के लिए आज 5 टीमें जिला मुख्यालय से संबंधित लोगों के गांव गईं और घर में मतदान कराया। इस टीम में एक पीठासीन अधिकारी, एक सहायक के साथ सुरक्षा के मद्देनजर 2 पुलिसकर्मी दिए गए।
2 लोगों का एक प्रावधान है, 2 पोल ऑफिसर्स हैं और वीडियोग्राफी के लिए एक कैमरामैन दिया गया है और 2 पुलिस पर्सनल इनको दिए गए। 197 के ये वोटर्स हैं जो या तो 80 साल से ऊपर हैं या विकलांग हैं या कोरोना के चलते होम आइसोलेशन में हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर डोर टू डोर जाकर वोटिंग कराने का जिला प्रशासन ने फैसला किया। टुंडला सीट पर आम वोटर्स 3 नवंबर को वोटिंग कर सकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। इसके लिए आगरा के शिल्पग्राम में तैयारियां हो रही हैं। आगरा के 3 वेंडर चुने गए हैं। इसमें पीएम बात करेंगे। दरअसल केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चलाई है, जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिया जाता है ताकि वो अपना कारोबार चला सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। हम लोग पूरे देश में तीसरे स्थान पर है। हम लोगों ने अभी तक 20,000 लोगों के ऋण जो है वो स्वीकृत किए हैं, जिसमें से 15,000 के लोगों के ऋण जो है वो उनके खातों में पहुंच चुके हैं। और कल जो है प्रधानमंत्री जी सुबह 3 जनपदों में आगरा, लखनऊ और बनारस में लाभार्थियों से बात करेंगे। उसी के क्रम में हम लोगों ने यहाँ 3 लाभार्थियों का चयन किया है और ये जो लाभार्थी है ये यहाँ पर हमारे साथ कार्यक्रम स्थल पे रहेंगे। यहाँ से सीएम साहब से तो सीधा संवाद करेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिल्म एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परिवार के 3 सदस्यों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने मामले की जांच जारी रखने के भी आदेश दिए हैं। कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट आने तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। कोर्ट ने सभी आरोपियों के पुलिस की जांच में पूरी तरह से तमाम आरोपियों को सहयोग करने को कहा है। हाई कोर्ट ने बच्ची के साथ दुष्कर्म के मुख्य आरोपी मिनहाजुद्दीन को कोई राहत नहीं दी है। कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी। दरअसल नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया सिद्दीकी उर्फ अंजलि पांडे ने इस साल जुलाई में बुढ़ाना थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने नवाजुद्दीन और परिवार वालों पर बच्ची का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। मनोज मिश्रा साहब और संजय पचौरी साहब ने इसमें मिनहाजुद्दीन और अयाजुद्दीन, महरुन्निसा, इन सबको जो है राहत देते हुए चार्जशीट लगने तक के लिए इनके गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है। साथ ही अयाज जो ये मिनहाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, इनको पर जिन पर मेन आरोप लगाया गया था, इनकी जो रिट पिटीशन है वो खारिज कर दी है और इनको बेल में जाने के लिए इनको लिबर्टी दे दिया है। बागपत के अगवा लोहा व्यापारी को पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए महज 7 घंटे में बदमाशों के चंगुल से रिहा करा लिया। बदमाशों ने व्यापारी के परिजनों से 1 करोड़ की फिरौती मांगी थी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। बागपत में लोहा व्यापारी आदेश जैन के अपहरण कांड में पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए 7 घंटे में उसे बदमाशों के चंगुल से छुड़ा लिया। बदमाशों ने परिजनों से 1 करोड़ की फिरौती मांगी थी। आईजी मेरठ रेंज प्रवीण कुमार सबसे पहले न्यूज 18 से व्यापारी को सकुशल मुक्त कराने की पुष्टि की। पुलिस के मुताबिक बदमाश बागपत से लोनी होते हुए नई दिल्ली में दाखिल होने वाले थे, लेकिन हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस ने उनके मंसूबे फेल कर दिए। घटनास्थल के आसपास की जो सीसीटीवी फुटेज थी उसके एनालिसिस से पता लगा कि एक गाड़ी का पता लगा, जंगलों के एरिया में आसपास में कॉम्बिंग की गई, तो फाइनली सफलता मिली जब श्री आदेश जैन को रटौल के पास से बरामद किया गया। आज सुबह 5 बजे बड़ौत कस्बे से लोहा व्यापारी आदेश जैन को कार सवार बदमाशों ने अगवा कर लिया था। वारदात के बाद मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत पुलिस ने घेराबंदी कर व्यापारी को मुक्त कराया। घेराबंदी के कारण बदमाश व्यापारी को रटौल के जंगलों में छोड़कर भाग गए। पुलिस व्यापारी को लेकर पुलिस लाइन लाई और बाद में परिजनों के हवाले कर दिया। इस हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस पर जल्द खुलासे का दबाव था। और लौटते हैं खुशी पर में, लेकिन आपको बता दें कि आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड 27 अक्टूबर से यानी कल से टाटा स्काई के चैनल नंबर 1125 पर दिखेगा। वेलकम बैक। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मेरठ से, जहां पर एक महिला की बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई। 15 टुकड़े में कटा हुआ उसका शव मिला है मेरठ में, जो बोरे में बंद था और कुत्ते उसे नोचकर खा रहे थे। मेरठ में महिला की इस बर्बर हत्या से सनसनी। किस तरीके से किसने इस बुरी तरह से हत्या की और यहां पर शव को फेंका था, हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए निखिल अग्रवाल। निखिल, क्या जानकारी अब तक पुलिस की पड़ताल में सामने आ रही है? देखिए, मेरठ का एक बिल्कुल जघन्य हत्याकांड है। आप सोचिए कि एक कट्टे को
एक प्लास्टिक के बोरी को कुत्ते नोच रहे हैं और उसमें से एकदम से लाश निकल जाती है, वो भी निर्वस्त्र, वो भी महिला की, और वो भी टुकड़े टुकड़े, यानी किसी बेहद करीबी व्यक्ति ने महिला के टुकड़े टुकड़े किए, हत्या के बाद टुकड़े टुकड़े, और उसके बाद यहाँ पर ठिकाने लगा दिया। तो ये मेरठ के थाना लिसाड़ी के क्षेत्र का मामला है, जहाँ फतल्लापुर इलाके में कूड़े के ढेर में लाश मिली और इसे कुत्ते नोच रहे थे। पास में ही बच्चे खेल रहे थे। जैसे ही उन्होंने पूरी वारदात को देखा तो उनके भी होश फाख्ता हो गए। इलाके में सनसनी। देखना होगा कि इस पूरे मामले में पड़ताल में क्या कुछ सामने आता है। और प्रियंका गांधी ने बनारस के बुनकरों से बात की। प्रियंका ने बनारस के बुनकरों का हालचाल जाना, बिजली की समस्या पर चिंता जताई। बिजली बिल बढ़ने और कनेक्शन कटने से परेशान हैं बुनकर, ऐसा प्रियंका गांधी ने कहा। प्रियंका गांधी ने सरकार पर भी निशाना साधा। सरकार वादा खिलाफी कर रही है। प्रियंका गांधी का कहना था बुनकर उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं, हर नाइंसाफी के खिलाफ खड़े रहेंगे, ये भी प्रियंका गांधी ने दावा किया। और कोची बलों में उत्तराखंड की खबरें।